हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, यानी कि आधुनिक राज्य के आर्थिक उपाय। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट है डायरेक्ट मेजर, यानी कि प्रत्यक्ष उपाय या कार्य। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट प्रोविज़न फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स, यानी कि आर्थिक व सामाजिक ऊपरी पूंजी की व्यवस्था करना। तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक पूंजी का निर्माण एक आवश्यक शर्त है। आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं के विस्तृत होने पर राष्ट्रीय विनियोग बढ़ते हैं, बाह्य मितव्ययताएं उत्पन्न होने लगती हैं और पूंजी गुणांक घट जाता है। ध्यान रहे, इस क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विशाल धनराशि के विनियोजन की आवश्यकता होती है तथा यह विनियोजन कम लाभप्रद समझा जाता है। नंबर 2 आता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र आर्थिक विकास। निजी क्षेत्र साधनों की सीमितता के कारण आर्थिक विकास को पर्याप्त गति प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते। आर्थर लुइस ने ठीक ही कहा है कि कोई भी देश अपनी प्रबुद्ध सरकार का सहयोग पाए बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। सरकार निजी क्षेत्र की तुलना में साधनों के जुटाव में अपेक्षाकृत अधिक समर्थ होती है। दूसरे देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को केवल सरकार ही अच्छी तरह से देख सकती है और विकास प्रक्रिया में गति भी प्रदान कर सकती है। नंबर 3 आता है कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में योगदान। अर्धविकसित देशों में बचत की दर विनियोग की आवश्यकता की तुलना में नीची होती है। अपर्याप्त बचत विनियोग के कारण सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पूंजी निर्माण के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्यक्ष रूप से अपने अनावश्यक व्यय को कम करके मुद्रा प्रसार पर रोक लगा करके सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना कर, लाभ अर्जित करके, जनता पर कर लगाकर, अनिवार्य बचत करके, देश में बचत के विनियोग हेतु बैंक, बीमा कंपनियां व अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करके तथा मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों को अपनाकर पूंजी निर्माण कर सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से देश में पूंजी बाजार को सुदृढ़ करके, कर संबंधी छूटें देकर, उत्पादन संबंधी सुविधाएं प्रदान कर तथा साख निर्माण कर पूंजी निर्माण कर सकता है। इन देशों में राज्य पूंजी निर्माण हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेता है। राज्य विदेशों से पूंजी का आयात कर सकता है। नंबर 4 आता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक विकास। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है कि व्याप्त क्षेत्रीय व एवं औद्योगिक असमानताओं को समाप्त किया जाए। निजी क्षेत्र द्वारा अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना केवल सुविधा उपलब्ध क्षेत्रों एवं विकसित बाजारों के निकट की जाती है और पिछड़े हुए क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं। दूसरे निजी उद्योग एवं लाभ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विनियोजन करते हैं। उनका हित औद्योगिक विकास में न होकर लाभ में होता है। अतः इन प्रवृत्तियों को रोकने एवं देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए राज्य को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। नंबर 5 आता है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, संस्थागत परिवर्तन। राज्य इन देशों में भूमि सुधार, उत्तराधिकार के नियमों में सुधार एवं पट्टेदारी अधिनियम में सुधार करके कृषकों की स्थिति में परिवर्तन लाता है, प्रतियोगिता का नियमन करता है और एकाधिकार की व्यवस्था समाप्त कर उपभोक्ताओं और उद्योगों की स्थिति में सुधार करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की जागृति लाने की व्यवस्था पंचायतों एवं समकक्ष संस्थाओं का विकास करके करता है। सामुदायिक विकास योजनाओं, सहकारी समितियों और अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा ऐसे देशों के ग्रामीण व्यक्तियों में सुधार लाता है।
नगरीय स्तर पर भी राज्य नियमों और अधिनियम का निर्माण करके बड़े उद्योगों में श्रम और उद्योग संचालकों में अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। विभिन्न नियमों एवं परिस्थितियों में सुधार लाकर उनकी आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन के स्तरों में सुधार लाया जा सकता है और पुराने रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 6 आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। ऐसे देश में निजी विनियोगों द्वारा भी उद्योगों का संचालन होता है, किंतु राज्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके एवं नए उद्योगों को स्वयं प्रारंभ करके औद्योगिकरण में सहायता कर सकता है। इससे विकास को अत्यधिक बल मिलता है। आधुनिक समय में यह देखा जाता है कि राज्य स्वयं ही ऐसे उद्योगों की स्थापना करता है जो आधारभूत एवं प्रमुख उद्योग हैं। इस उद्योग की सहायता से बहुत से अन्य उद्योगों की स्थापना को बल मिलता है। विभिन्न विकासशील देशों के औद्योगिक इतिहास को देखने से यह ज्ञात होता है कि राज्य इस दिशा में पर्याप्त रूप से काम कर रहा है, पर राज्य के द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं संचालन का तात्पर्य यह नहीं होता कि राज्य का भाग अत्यधिक बढ़ जाए और समाजवादी व्यवस्था का रूप प्रत्येक देश धारण कर ले। समाजवादी देश में तो राज्यों द्वारा सभी उद्योगों का संचालन होता ही है, किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी राज्य द्वारा बहुत से उद्योगों की स्थापना एवं संचालन सर्वसाधारण बात हो गई है। सच पूछा जाए तो अर्धविकसित देश की बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं कि यदि राज्य विशेष उद्योगों की स्थापना स्वयं न करे तो तीव्र गति से औद्योगिकरण नहीं होगा। भारत इसका उपयुक्त उदाहरण है। स्वतंत्रता के पूर्व तक निजी क्षेत्रों में बहुत से उद्योग थे, किंतु निजी साहसी लोग ऐसे उद्योगों की स्थापना नहीं करते थे जो औद्योगिकरण की पूंजी है। उनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता थी, लाभ की कम संभावना थी और लाभ के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। अतः राज्य द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया गया, जिससे हमारे औद्योगिकरण में पर्याप्त सहायता मिली। नंबर 7 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास। इन देशों में कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में होती है। देश की जनसंख्या का 60 से 75% भाग इसमें लगा होने पर भी कम उत्पादकता के कारण खाद्यान्न आयात करने पड़ते हैं। कृषि के पिछड़े होने से द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय भी नहीं पनप पाते हैं। अतः राज्य अपनी क्रियाओं व नीतियों द्वारा कृषि विकास को प्रेरित कर सकता है। भूमि को कृषि के योग्य बनाना, भूक्षरण की रोकथाम, भूमि की चकबंदी करना, सहकारी कृषि प्रारंभ करना, सिंचाई व शक्ति के साधन उपलब्ध कराना, आधुनिक औजारों की व्यवस्था करना, कृषि पदार्थों की कीमतों में उच्चावचन रोकना या मूल्य समर्थन नीति अपनाना, कृषि अनुसंधान करवाकर इसका लाभ पहुँचाना तथा राज्य कृषि फार्मों द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करना, कृषकों को सस्ती व सुगम साख उपलब्ध करवाना, उत्तम बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था करना, माल गोदामों की व्यवस्था करना व कृषि विपणन की व्यवस्था करना आदि कार्य आते हैं। इससे कृषि का विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा, जिससे कृषि पर निर्भर अल्प व्यवसायों का भी विकास होगा। नंबर 8 आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाना। अर्धविकसित देशों में राज्य का एक प्रमुख कार्य आय वितरण की विषमताओं को कम करना है। फिर समाजवादी समाज के लिए आर्थिक असमानताओं को कम करना और भी आवश्यक हो जाता है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे उत्पादन की प्रेरणाओं को कम किए बिना धन एवं आय के वितरण की विषमताओं को दूर किया जा सके। नंबर 9 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट, श्रम बाजार संगठित करना। श्रम उत्पादन का सक्रिय एवं अनिवार्य साधन है। इसकी समस्याओं की ओर ध्यान देकर कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इन देशों में निर्धनता, कम आय, शोषण, कार्यकारी दशाएं ठीक से न होना आदि कारणों से श्रम की उत्पादकता अत्यंत कम होती है। सरकार श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों द्वारा, रोजगार कल्याण कार्यालयों द्वारा औद्योगिक संघर्षों को निपटाने की कुशल एवं शीघ्र व्यवस्था द्वारा इन समस्याओं को कम कर सकती है। इससे श्रम के कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी व उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा। नंबर 10
इकोनॉमिक ओनरशिप, आर्थिक स्वामित्व, आर्थिक अस्थिरता का विकास की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तेजी एवं मंदीकाल में व्यावसायिक क्रियाकलाप सुरक्षित रहते हैं। अपेक्षाकृत अधिक तेजी की अवस्था में मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ता को शोषण होता है। नंबर 11, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटीज, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। निजी उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों के हितों की उपेक्षा के कारण औद्योगिक विवादों को जन्म मिलता है। विभिन्न श्रम सुविधाओं के अभाव में श्रम असंतोष बढ़ता है और औद्योगिक अशांति फैलती है। नंबर 2 आता है इनडायरेक्ट मेजर्स, यानी कि परोक्ष उपाय। सरकार के परोक्ष उपायों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 है फिस्कल पॉलिसी, प्रशुल्क नीति आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अंतर्गत उन वित्तीय यंत्रों अर्थात कर आरोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा हिनाट प्रबंधन आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो कि आर्थिक स्थिति के कुछ प्रमुख भागों को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रयुक्त किए जाते हैं। नंबर 2 आता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का अर्थ आर्थिक स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन करना है। नंबर 3 प्राइस पॉलिसी, मूल्य नीति। आर्थिक विकास के दौरान अधिकांश विनियोग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक संरचना अर्थात परिवहन, प्राविधिक, शिक्षा, सिंचाई तथा बंदरगाहों आदि के विकास पर व्यय होता है। इन परियोजनाओं पर व्यय के पश्चात उत्पादन में वृद्धि देर से आरंभ होती है, परंतु बड़े पैमाने पर विनियोग होने से विभिन्न प्रकार की आमदनियों में वृद्धि के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग के बढ़ने और उत्पादन के उतना न बढ़ने के कारण कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति को बल मिलता है, किंतु उपयुक्त विकास के दृष्टिकोण से मूल्यों में एक निश्चित सीमा से अधिक वृद्धि या गिरावट उचित नहीं होती। नंबर 4 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि विदेशी व्यापार नीति। तटकट नीति के द्वारा सरकार देश के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान कर सकती है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में किसी उद्योग को संरक्षण देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके विकास के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।